गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महेंद्र कुमार जोनवाल एक बार फिर से आपके सामने पार्ट नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण की चौथी वीडियो लेकर और आया हूँ। आपने पिछली क्लास में पीएच स्केल के बारे में पढ़ा होगा और पीएच स्केल के बारे में ये भी देखा कि पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसकी सहायता से हम अम्ल और क्षार में विभेद कर सकते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 14 नंबर तक ये स्केल चलता है। 0 से लेकर 7 तक अम्ल और 7 के बाद में 14 तक क्षार होता है। 7 पे उदासीन होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था कि 0 से लेकर 7 तक अम्ल होता है, 7 पे उदासीन होता है और 7 से लेके और 14 तक होता है क्षारक। ये हमने सब पढ़ लिया था। ये सब पढ़ने के बाद में हम चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। एक और कल मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जीके का क्वेश्चन है, पूछ लेता है कोई भी कि जो पीएच है इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो पीएच का पता किसने लगाया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। ये आप कहीं पे नोट कर लेना क्योंकि जीके का क्वेश्चन आगे काम आता है। बुक के अंदर है नहीं, अभी आपके पिछली लास्ट बुक में था ये। अब मैंने जो अगला टॉपिक डाला है वो डाला है कि दैनिक जीवन में हमारे बहुत सारे साधन यूज करते हैं। नींबू भी खाते हैं हम, पानी भी पीते हैं, कई लोग शराब भी पीते हैं, हम टॉयलेट भी जाते हैं, आंसू भी निकलते हैं, खून भी होता है हमारे शरीर में, चाउमीन खाते हैं तो उसमें सिरका भी होता है, दूध भी पीते हैं। तो इन सब का पीएच मान होता क्या है कि कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। तो दैनिक जीवन में जो जो हमारे संसाधन काम आते हैं उनके पीएच का मैंने कुछ लिखा है आपके सामने। तो देखिए यहाँ पे जल उदासीन होता है और नमक भी क्या होता है? उदासीन। हमने पढ़ा था अम्ल और क्षार आपस में मिलके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण और जल का निर्माण करते हैं और इस अभिक्रिया को ही हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो नमक और जल होता है उदासीन, मतलब इसका पीएच मान कितना हो गया? 7। इसका पीएच मान कितना हो गया? 7। ठीक है, ये आ गया होगा दिमाग में। इसके बाद में हम चलते हैं दूध की ओर। दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। ठीक है, अब आप लोग दिमाग में रख लेना कि दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध का पीएच मान कितना बताया हमने? दूध का पीएच मान बताया हमने 6.4। तो देखो भाई, दूध का पीएच मान 6.4 है, तो इसको याद कैसे करेंगे? तो आप देखो कि दूध पीने वाले पहलवान 6 पैक बनाते हैं। 6 पैक बनाते हैं, बनाते कि नहीं पता? बनाते, 6 पैक बनाते हैं। ठीक है, तो 6 से तो याद रह जाएगा। और 6 पैक बनाने के लिए कितने गिलास चाहिए? कम से कम 4 गिलास तो चाहिए। तो 6 पैक 4 गिलास से बनेगी। 6 पैक कितने गिलास से बनेगी? 4 गिलास से बनेगी। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये ट्रिक है याद करने का। इसके बाद में आता है सिरका, जिसे हम एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। इसका सूत्र होता है CH3COOH। सिरका, सिरका का पीएच मान होता है हमारे पास में 3। सिरका का पीएच मान कितना होता है? 3। अब ये 3 कैसे याद रखोगे आप? इसको मैं लिख देता हूँ 6 पैक, जिससे आप लोगों को याद भी रहेगा। 6 पैक बनाने के लिए 4 गिलास चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में आता है सिरका। सिरका को कैसे याद रखोगे? देखो, इसको 3 टुकड़े कर सकते हैं हम। सिर के 3 भाग होते हैं। सिर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सिर के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क। ठीक है, 3 भाग होते हैं। तो सिरका कितने भाग हैं? 3। तो पीएच मान सिरका का कितना हो गया? 3। आंसू या रक्त, देखो कई बार हम कहते हैं ना कि खून के आंसू रोना, खून के आंसू रोना। तो खून का, रक्त मानी खून और आंसू, खून का और आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। इसको याद कैसे करोगे? जब भी किसी के आंसू आते हैं तो सच्चे आंसू आते हैं। कैसे आते हैं? सच्चे, 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 सच्चे। अब इसको 2 टुकड़ों में तोड़ूंगा तो कैसे आएगा? सच्चे, सच्चे। सच्चे को ऐसे थोड़ा बोल के देखो, सच्चे, सच्चे। सत का मतलब हो गया 7 और च का मतलब हो गया 4।
तो हमारे पास में खून के आंसू रोना, सच्चे आंसू आते हैं, इसलिए इसका पीएच मान हो गया सच्चे। सत से 7 और चे से 4, तो आंसू और रक्त का क्या हो गया हमारे पास में 7.4। खून के आंसू रोना, ठीक है। इसके बाद में आता है शराब। इसका कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। दो आदमी होते हैं और वो दो आदमी 2 गिलासों में शराब डालते हैं। 2 आदमी क्या करते हैं, 2 गिलासों में शराब डालते हैं। और आप लोगों ने देखोगे 2 आदमी हो गए और 2 गिलासों में शराब डालेंगे, तो शराब का ऊपर का गिलास ऐसे ही होता है, और जब वो गिलास को टच करते हैं तो कुछ इस तरीके का बनेगा कि नहीं बनेगा। 2 गिलासों को ऐसे टच करेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो हम 8 दिखाई देगा कि नहीं देगा। तो इसी तरीके से आपको याद रखना कि 2 आदमी ने शराब डाली 2 गिलासों में और गिलासों को आपस में टकराए, तो कितना बन गया, ये गिलास है, गिलास आपस में टकराए तो कितना बन गया 8, तो 2.8, ठीक है। इसी तरीके से मानव मूत्र, वास्तव में मानव मूत्र का पीएच होता है 4.8 से 8.4। आप इसको कैसे याद रखोगे, 4.8 फिर 8 को आगे लिया और 4 को पीछे ले जाओ, ये तो होता है एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में मानव मूत्र का पीएच मान आता है 6। कितना आता है 6। तो आप लोग इसको याद रखो ज़्यादा, तो कि मानव मूत्र का पीएच कितना होता है 6, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो अब इसको 6 को याद कैसे करोगे, देखो जहाँ पे टॉयलेट होता है, पेशाब की बदबू आती है, मूत्र की बदबू आती है, वहाँ पे हमको गंदगी फील होती है कि नहीं होती, बदबू आती है, तो हम कैसे करते हैं, छी 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 करते हैं। तो छी का मतलब हो गया 6, छी का मतलब क्या हो गया 6। इसी तरीके से समुद्री जल, आप लोग नॉर्मल वाटर पीते हो, सामान्य पानी पीते हो, मटके में से फ्रिज में से निकाल के आराम से पी लेते हो। लेकिन जैसे समुद्री जल होता है खारा, और खारा पानी पिया तो हमारे हो जाएगी अपच। क्या हो जाएगी, अपच। तो ऐसे तो हो गए 8 और पच से हो गए 5, अपच 8 और 5, तो इसका कितना हो जाएगा 8.5। इसी तरीके से आता है नींबू का। आप लोग 2 नींबू लोगे तो 2 नींबू के आप बीच में से काटोगे तो कितने टुकड़े हो जाएंगे 4। तो 2 नींबू के 4 टुकड़े, 2 नींबू को काटोगे तो कितने टुकड़े हो जाएंगे 4। तो 2 नींबू से कितने टुकड़े हो गए 4, तो 2.4। तो हमारे पास में दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ पीएच जो साधन थे, हमने यूज किए थे दैनिक जीवन में, उनके पीएच का मान है। जल और नमक का उदासीन होता है इसलिए 7। दूध 6 पैक बनाने के लिए 4 गिलास पियो। सिर के 3 भाग होते हैं। आंसू, खून के आंसू रोना, आंसू और रक्त का पीएच एक ही होता है 7.4, क्योंकि आंसू सच्चे होते हैं। 7 मानी 7 और 6 मानी 4। शराब 2 गिलास में 2 आदमी बैठ के 2 गिलासों को टच करेंगे तो 8 की जैसी आकृति बन जाएगी, 2.8। मानव मूत्र का 6, क्योंकि बदबू आती है, छी। समुद्री जल अपच करता है, अपच करेगा तो अब ए का 8, पच का 5, और नींबू के कितने टुकड़े करेंगे, 2 के 2 नींबू काटेंगे तो कितने टुकड़े हो जाएंगे 4, तो 2.4। मैंने कल 2.2 भी लिखाया था, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू 2.2 से और 2.4 तक चलती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप 2.4 या 2.2 कुछ भी याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे याद रख लो, 2.2 याद रखते हो तो कि 2 नींबू थे, हमने दोनों को बांट दिया किसी को, ऐसे कैसे, ऐसे याद रख लो। या फिर 2.4 याद रख, आपको कहीं भी मान भी आ सकता है, 2.4 भी आ सकता है, 2.2 भी आ सकता है, तो दोनों याद रखो, ठीक है। तो आप इसको पहले उतार लो एक बार, फिर मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब पीएच के मान, जो दैनिक जीवन में पीएच थे उनके मान पढ़ने के बाद में अब हम चलते हैं कि जो दैनिक जीवन है इसमें पीएच का महत्व क्या होता है। पीएच का महत्व क्या है कि दैनिक जीवन में अम्ल और क्षार का जो हम मापते हैं, इसका वास्तव में महत्व क्या है। ऐसा क्या इम्पोर्टेंसी है कि हम अम्ल भी देखते हैं कि अम्ल है या क्षार है, ये मिट्टी कैसी है, ये पौधा कैसे व्यवहार कर रहा है, हमारे मुंह में क्या हो रहा है, हम क्या खा रहे हैं, हमारे अपच क्यों हो रही है, ये सब चीज़ हम क्यों देखते हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं अम्लीय माध्यम बन जाता है और कहीं पे क्षारीय माध्यम बन जाता है।
तो हम दैनिक जीवन में हमारे पास में अम्लता और क्षारता का क्या महत्व है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व आपकी बुक में 5 टॉपिकों में ले रखा है इन्होंने, और 5 कौन कौन से हैं, इनमें से कुछ ही पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकता है वो कि दैनिक जीवन में पीएच के महत्व का वर्णन कीजिए या संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो टिप्पणी में से किसी एक को दे सकता है वो। तो पहला हम पढ़ेंगे पौधे एवं पशुओं में पीएच के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा पढ़ेंगे कि बगीचे की मिट्टी में पीएच। तीसरा पढ़ेंगे पाचन तंत्र में पीएच। चौथा पढ़ेंगे दंत क्षय होना। और 5वां पढ़ेंगे पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। देखो भाई, अब एक एक को समझेंगे। देखना, पहला है पौधे एवं पशुओं में पीएच के प्रति संवेदनशीलता। कैसे? देखो, हमारे अब पीएच के प्रति संवेदनशीलता देखना कि मतलब पौधे और पशुओं को अम्लता और क्षारता किस प्रकार नुकसान पहुंचाती है, कि एसिड और बेस से पौधे और जंतु किस प्रकार नुकसान झेलते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है, टोटल हमारी बॉडी का, हमारे पूरे शरीर का जो पीएच मान होता है ये होता है 7 से और 7.8 तक, 7 से और 7.8 तक, क्योंकि हम इसके अंदर पानी भी पीते हैं, सेवन उदासीन, और कुछ हम क्षारीय माध्यम भी खाते हैं। ठीक है, और अति अम्लता हो जाती है ज़्यादा, हमारे पेट में क्या होता है कि अम्ल बनने लग जाता है, तो उसका तो हम इंतजाम करते हैं। वो करेंगे कैसे, वो देखना। तो शरीर का जो पीएच परास होता है कि हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है 7 से लेकर और 7.8 तक होता है। ठीक है, इतना तो दिमाग में रख लेना है। ये छोटे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि शरीर के पीएच परास का मान लिखिए कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो शरीर का पीएच मान होता है 7 से लेकर और 7.8 तक। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। आप लोगों ने अम्ल वर्षा के बारे में पढ़ा होगा, अम्ल वर्षा के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जब बरसात का जल है उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, मतलब क्या है कि कुछ ज़्यादा ही अम्लीय हो जाए, क्योंकि हम एक के 7 से इधर पीछे आएंगे, 0 से 7 तक मैंने बताया कि अम्लीय माध्यम होता है। हम जितने 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 पास में आते जाएंगे उतना ही हमको ज़्यादा खट्टापन महसूस होगा, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो हमको क्या है कि क्षारकता महसूस होगी। ठीक है, हमको कड़वा सा कसैला सा प्राप्त होगा। तो बरसात के पानी का पीएच मान यदि 5.6 से कम है, 5.6 से कम पूछ सकता है, वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम है, तो ऐसी वर्षा को क्या कहेंगे, तो ऐसी वर्षा को कहेंगे अम्लीय वर्षा। क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा। अरे एसिड का मतलब एक तरह से तेजाब, ऐसे मान के चलो। ठीक है, अम्ल, अम्ल क्या करेगा, जब 5.6 बरसात के पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो गया तो वो वर्षा क्या होगी, धरती पे बरसेगी, पानी धरती पे बरसेगा। अब वो धरती पे पानी बरसेगा तो ज़मीन पे गिरेगा ना भाई, तो ज़मीन पे गिरेगा तो वो तेजाब क्या करता है, एक तरह से पेड़ पौधों को जलाता है कि नहीं जलाता, जला देता है। तो इस तरीके से पेड़ पौधों को भी नुकसान होगा इससे। दूसरा कि वो पानी बह के नदी नालों में जाएगा, नदी नालों में कुछ जीवित जीव भी होते हैं। अब वो जीवित जीव हैं, यदि वो तेजाब का पानी पिएंगे, मान लो कि मछलियाँ हैं, छोटे मोटे कीड़े हैं हमारे पास में, नदियों में आराम से तैर रहे थे, आराम से जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अचानक अम्ल वर्षा हुई और नदियों में पानी चला गया। जैसे नदियों में पानी जाएगा अम्ल का, तो वहाँ पे उनको क्या सांस लेने में परेशानी आएंगी और ऑन द स्पॉट वो मर भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि पौधे भी अम्ल वर्षा से नुकसान झेलते हैं और पशु भी क्या करते हैं, अम्ल वर्षा से नुकसान झेलते हैं। पौधे तो इसलिए क्योंकि ज़्यादा अम्ल वर्षा हो जाएगी, पौधे जल जाएंगे, पैदावार अच्छी नहीं होगी। और पशु इसलिए क्योंकि नदी नालों में सब में बह के जाएगा पानी, और जैसे ही जाएगा तो आप लोगों को पता है कि वहाँ पे जो जीवित जीव हैं उनको श्वास लेने में समस्या होगी, श्वसन की क्रिया में दिक्कत आएगी, तो वो भी मर जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में पहला पीएच का महत्व था कि पौधे और पशु दोनों पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, कि भाई पीएच का मान यदि घट गया ना तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा। तो शरीर का पीएच परास है 7 से 7.8, और बरसात का पानी यदि 5.6 से कम हो गया तो वो होगा अम्लीय वर्षा, बह के जाएगा पेड़ पौधों को और नदी नाले में जीवों को नुकसान पहुंचाएगा। पहला क्लियर हो गया। दूसरा, बगीचे की मिट्टी का पीएच, ये पहले वाले से ही रिलेटेड रखता है। अम्ल वर्षा का बोला अभी मैंने थोड़ी देर पहले कि 5.6 से कम यदि पानी का पीएच है तो अम्ल वर्षा है। अरे भाई यही पीएच यदि
धरती पे आया और हमने वहाँ पे बगीचा लगा रखा है और वहाँ पे अम्ल वर्षा का पानी चला गया, जैसे अम्ल वर्षा का पानी जाएगा तो वहाँ पे पेड़ पौधे नुकसानदायी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना, यही होगा। तो एक काम करते हैं हम वहाँ की मिट्टी को चेक करते हैं जहाँ पे हम पेड़ लगाना चाहते हैं, जहाँ पे हम बगीचा लगाना चाहते हैं, वहाँ की मिट्टी का पीएच स्केल से चेक करते हैं ये अम्लीय है क्षारीय है, और अम्लीय है तो कितनी अम्लीय है। ठीक है, ज़्यादा तो अम्लीय नहीं है, जितनी ज़्यादा अम्लीय होगी वहाँ पे पेड़ पौधे का उगेंगे नहीं ढंग से, अच्छी पैदावार नहीं होगी, अच्छे फूल निकलेंगे, अच्छे पौधे विकसित नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, वहाँ की मिट्टी का पीएच निकाल लेंगे। अब वो यदि ज़्यादा पीएच वाली मिट्टी है, मतलब ज़्यादा अम्लीय है, तो हम क्या करेंगे, उस मिट्टी की जगह कोई अच्छी जगह से, हमको पता चले कि वहाँ पे अच्छी पैदावार होती है, ऐसी जगह से मिट्टी लेके आएंगे कि मतलब अच्छे पीएच वाली मिट्टी, तो उस मिट्टी के ऊपर हम दूसरी मिट्टी का परत चढ़ा देंगे और फिर जाके हम पौधे उगाएंगे। तो कहना ये चाहता है कि बगीचे की मिट्टी का भी पहले पीएच चेक कर लो कि भाई वो ज़्यादा अम्लीय तो नहीं है, ज़्यादा क्षारीय तो नहीं है। यदि ज़्यादा क्षारीय तो भी नुकसानदायक और ज़्यादा अम्लीय तो भी नुकसानदायक। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले उसका पीएच चेक करेंगे, यदि उसका पीएच में कुछ गड़बड़ है, ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर अच्छी मिट्टी बिछा देंगे जिससे हमारी पैदावार अच्छी हो। ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं पाचन तंत्र की ओर। इम्पोर्टेंट है, पहले बता देता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें से पूछते हैं, ये इसमें से और इसमें से पूछते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र में पीएच, पाचन तंत्र मतलब डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, अब आप लोग को पता है कि हमारे पेट में, आमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, ये सबको पता है। वो हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, अब मान लो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण तो हो रहा है, अब वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ज़्यादा बन गया, क्या हो गया, ज़्यादा बन गया। हर एक चीज़ की अति बुरी होती है। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है। मान लो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में बन रहा है और वो बनता बनता बहुत ज़्यादा बन गया वो, अब वो बनेगा, ज़्यादा बनेगा, उसे हम कहेंगे अति अम्लता। क्या कहेंगे, अति अम्लता, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वो पीएच, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, तो उसे क्या कहेंगे हम, अति अम्लता। अब हम जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में बन रहा था, अब अचानक वो ज़्यादा बन गया, तो आप लोगों को पता है कि अब हम क्या करें भाई, ये अम्ल है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वो अति अम्लता को कम करने के लिए, हमारे शरीर में जो अम्ल की मात्रा ज़्यादा बन गई उसको कम करने के लिए उसका एक ही जुगाड़ है कि उसके लिए हम दुर्बल क्षारक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, दुर्बल क्षारक का। मतलब ये तो हमारे पास अम्ल हो गया, ये पेट में तो अम्ल बना, अब इसकी क्षार के साथ में क्रिया करा देंगे तो शरीर में क्या बन जाएगा, लवण और जल। तो उदासीन करने के लिए क्या करेंगे, मतलब कि न तो ज़्यादा अम्लीय और न ज़्यादा क्षारीय, तो हम उसको क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक दुर्बल क्षारक का उपयोग ले लेंगे कि भाई अम्ल को दबाने के लिए हम क्षारक का उपयोग करेंगे, तब जाके उदासीन होंगे ना। मैंने बोला अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, उदासीन बना देते हैं कि नहीं बनाते, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारे पास में और लवण और जल का पीएच मान कितना होता है, 7, न तो क्षारीय और न ही अम्लीय। तो जब पेट में ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा तो हम एक क्षार का उपयोग करेंगे और उस क्षार का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसे हम कहते हैं एंटा एसिड। क्या कहते हैं, एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब होता है, एंटा एसिड का मतलब कि एसिड मतलब अम्ल के विरुद्ध कार्य करती है। एंटी हम कहते हैं ना, एंटी पार्टी है, एंटी पार्टी का मतलब ये हमारे खिलाफ बोल रहा है। तो एंटा एसिड का मतलब होता है, एंटा एसिड का मतलब होता है कि जो अम्ल के विरुद्ध कार्य करे। तो हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा बन गया, तो अब ये ज़्यादा बन गया तो भाई इसका क्या करें, इसका ज़्यादा बन गया तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए एंटा एसिड का उपयोग कर लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करेंगे तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके उदासीन कर देंगे, इस तरीके से हमारा पेट क्या हो जाएगा, सही। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अति अम्लता के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षारक है। ठीक है, इतना दिमाग में आ गया होगा। पेट की हमारे पास में अपच खत्म हो गई, जो पेट में खट्टी डकारें आ रही थी, ज़्यादा अम्ल बन रहा था, वो खत्म। उसके लिए डॉक्टर हमको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की टैबलेट देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगली दंत क्षय होना। अब कई लोगों को क्या होता है, चौथा देखो, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व में चौथा देखो कि दंत क्षय होना। दंत क्षय का मतलब होता है हमारे पास में कि हमारे दांत झड़ने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं, दांत झड़ने लग जाते हैं कई लोगों को। अब दांत क्यों झड़ते हैं उसका भी कोई रीज़न है, उसका भी एक ही रीज़न है, या तो अम्ल की वजह से उसके शरीर में क्या हो गया, अम्ल की मात्रा, उसके दांतों में अम्ल की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा बन गई।
जैसे तेजाब, तेजाब क्या करता है, कटाव लगाता है धीरे धीरे, ठीक है, यही होता है ना। अब क्या होता है, दंत कैसे क्षय होते हैं। यदि हमारे दांतों का पीएच मान 5.5 से कम है, देखो अम्ल वर्षा तो 5.6 से कम की बात है। यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम है तो उसे तो हम कहेंगे अम्ल वर्षा, ठीक है। और यदि हमारे पास में दांतों का पीएच मान 5.5 से कम है तो हमारे दांत क्या करने लग जाते हैं, क्षय मतलब झड़ने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं, झड़ने, धीरे 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 कई लोगों को देखा होगा दाढ़ झड़ने लग जाती है। तो जब दांतों का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्या होने लग जाते हैं, क्षय होने लग जाते हैं। अब ये भाई ऐसा ये क्या है कि हमारे दांत झड़ते नहीं हैं। यदि पीएच मान हमारा ठीक है तो हमारे दांत क्यों नहीं झड़ते, क्यों, क्योंकि दांत होते हैं ना ये इनेमल, जिसे हम कहते हैं दंतवल्क, दंतवल्क, जो हमारे दांत है ना सबसे कठोर पदार्थ, ये सफ़ेद दांत है, ये सबसे कठोर पदार्थ इनेमल से बने होते हैं। और इनेमल क्या होता है, यदि साइंस की भाषा में मैं इनेमल का नाम लूँ तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इनेमल होता है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या है, एक तरह से पत्थर सा ही है नहीं, तो ये होता है कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टल, क्रिस्टल मानी कठोर पदार्थ होता है। तो आप लोगों को कोई पूछ लेता है इनेमल क्या है, तो आप लोगों को बोलना है इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, जो कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टल है। कैल्शियम फास्फेट का क्या है, क्रिस्टल है। आप लोगों को क्या दिमाग में रखना है कि जो हमारे सफ़ेद सफ़ेद दांत हैं ये इनेमल के बने होते हैं। और इनेमल होता क्या है, इनेमल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट किस ग्रुप का है, तो आपको बोलना है कि कैल्शियम फास्फेट का एक क्रिस्टल है। जैसे मैं हूँ, मेरा पूरा परिवार है, मैं अलग जाके कहीं रहने लग जाऊँ तो मेरे से कोई पूछेगा कि भाई आप लोग किससे हो, तो मैं कहूँगा जोनवाल परिवार से, वहाँ रहता है, ठीक है, ऐसे ही तो कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट किस ग्रुप का है, तो आपको बोलना है कैल्शियम फास्फेट का एक क्रिस्टल है, ठीक है ना। तो यदि हमारे मुंह का पीएच मान, यदि पूरे मुंह का पीएच मान 5.5 से क्या हो गया, कम हो गया, तो हमारे दांत झड़ने लग जाएंगे। अब दांत झड़ने लग जाते हैं, इतनी मजबूत धातु है ये इतनी मजबूत धातु है हमारे, सॉरी इतना मजबूत पदार्थ है ये एनामल इतना मजबूत पदार्थ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना हुआ है। जब भी ये झड़ जाता है तो मतलब कुछ तो ऐसा है कि इतने कठोर पदार्थ को जड़ा दिया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे मुंह का पीएच मान क्या हो गया, कम हो गया। अब जैसे यहाँ पे पेट का अम्ल कम करने के लिए क्षार का उपयोग किया था, अब यहाँ भी हम इस अम्ल को कम करने के लिए क्या करेंगे, क्षार का उपयोग, दंत मंजन यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, दंत मंजन यूज करेंगे। और दंत मंजन क्षारक टाइप की होती है, तो हम क्या करेंगे, अम्ल जब क्षार के साथ क्रिया करेगा तो हमारे शरीर के जो बैक्टीरियाज हैं पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो भोजन के पश्चात जो सूक्ष्म हमारे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, ये भी जो भी होते हैं अंदर कैविटीज वगैरह, तो हम दंत मंजन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे कैविटीज मर जाती है और दांत क्या है, झड़ने से बच जाते हैं। क्यों, क्योंकि मुंह का पीएच मान क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन, या पीएच मान हो जाता है उसका कम। तो देखो भाई, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारे पास में दांत झड़ने लग जाएंगे। और दांत इनेमल के बने होते हैं। इनेमल क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है और ये कैल्शियम फास्फेट का क्या है, क्रिस्टल रूप है, ठीक है। इतना दिमाग में आ गया, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दंत मंजन करेंगे। डन। आगे चलते हैं, पशुओं एवं पौधों द्वारा रसायनों से आत्मरक्षा। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मधुमक्खी होती है, पशु की बात करूँ, मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी क्या करती है, अपने डंक लगाती है। यदि हम उसके छत्ते को तोड़ने के लिए जाते हैं तो वो क्या करती है, वहाँ डंक लगाती है डंक लगाती है मधुमक्खी। तो हमको उस जगह क्या होती है, जलन होती है, उस जगह फूल जाता है, ठीक है ना। तो मधुमक्खी के डंक में भी क्या होता है, हमारे पास में अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अम्ल। मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। और वो अम्ल हमारे शरीर में क्रिया कर जाता है, जिससे उस जगह सूजन आती है और सूजन आने के बाद हमको जलन का या दर्द का अनुभव भी होता है। तो अब क्या करें कि मधुमक्खी ने जिस जगह खाया है उस जगह हम बेकिंग सोडे का उपयोग कर लो। किसका उपयोग कर लो, बेकिंग सोडे का उपयोग कर लो। बेकिंग सोडा लगा लो उस जगह जहाँ पे हमारे पास में उसने काटा है, उस जगह बेकिंग सोडा लगा लो, ठीक है।
बेकिंग सोडा लगा लिया हमने उस जगह। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि हमारे पास में मधुमक्खी जहाँ पे काटती है उस जगह हम बेकिंग सोडा लगा लेंगे, ठीक है, लगा लेंगे। तो इस तरीके से पशु भी देख लो अपनी आत्मरक्षा करते हैं। दूसरा, यदि उनको मारने के लिए आता है, उनका घर बिगाड़ने के लिए आता है, तो वो देख लो डंक मार देते हैं। आप लोग सोचते हो कि हमारा खून चूसने के लिए आई है, नहीं, आप उनसे छेड़खानी करते हो तब जाके वो डंक मारती है। और जब डंक मारती है तो उसमें क्या करती है, वो जलन और दर्द का अनुभव करा देती है हमको, क्योंकि वो अम्ल छोड़ती है अंदर हमारे। तो उसको कम करने के लिए बेकिंग सोडा लगा लिया करो उस जगह जहाँ पे कटे। अब बात आती है पौधे कैसे अपनी आत्मरक्षा करते हैं। तो देखो भाई, हमारे पास में एक नेटल नाम का पौधा है, नेटल नाम का पौधा, ठीक है। और जो नेटल नाम का हमारे पास में जो पौधा है, इसकी पत्तियाँ क्या होती हैं, इसकी पत्तियाँ कुछ इस टाइप की होती हैं, कुछ इस टाइप की, इसकी पत्तियाँ कुछ इस टाइप की होती हैं, इस टाइप की, कि इनकी पत्तियों के सिरों पे क्या है, बाल निकले रहते हैं। इनकी पत्तियों के सिरों पे क्या निकले रहते हैं, बाल निकले रहते हैं। जो ये बाल निकले रहते हैं, इस पौधे को यदि कोई काटने आता है या इसको कोई तोड़ने के लिए आता है इनकी डालियों के, तो इनके बाल हमारे शरीर में क्या होते हैं, चुभ जाते हैं। इसके बाल क्या होते हैं, हमारे शरीर में चुभ जाते हैं। जब चुभते हैं तो वो क्या है, अंदर अम्ल छोड़ते हैं। चुभते हैं तो अंदर हमारे क्या छोड़ते हैं, अम्ल। तो हम उस पौधे के पास में जाते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाल हैं जो हमारे चुभते हैं तो वो दर्द का अनुभव कराते हैं, अंदर अम्ल छोड़ देते हैं, जिससे हमारे सूजन आ जाती है, जैसे मधुमक्खी करती है वैसे वैसे। तो पौधे भी अपनी आत्मरक्षा करते हैं। ये एक शाखीय पादप होता है। एक शाखीय मतलब कि जैसे अब उगाया तो पूरे साल में हो गया काम खत्म इसका, ठीक है। एक बार ही उगाया जाता है साल में, एक शाखीय का मतलब, ठीक है। तो नेटल नाम का पौधा एक शाखीय होता है। और हमारे पास में साक वाई साक कहते हैं ना, साक मतलब अब बरसात के दिन आ गए तो बरसात में बाजरा उगाएंगे, गेहूं के दिन में साक, समझ रहे हो ना, बरसात के दिनों में बाजरा उगा दिया, सर्दियों के दिनों में गेहूं उगा दिया, तो साक के हिसाब से उगाते हैं, ठीक है। तो साल में एक बार। तो नेटल नाम का पौधा अपनी आत्मरक्षा कैसे करता है, बालों के, अपनी पत्तियों पे जो बाल होते हैं उनके डंक मार के वो बाल घुसा देता है। जब कोई काटने आता है तो वो क्या करता है, दर्द और जलन का क्या करता है, अनुभव करा देता है। अब क्या करे भाई, यहाँ तो हमने बेकिंग सोडा लगा लिया इसका दर्द, मधुमक्खी का दर्द कम करने के लिए। तो इसका दर्द कम करने के लिए क्या करे, तो इसका दर्द कम करने के लिए एक ही इलाज है कि नेटल नाम का जो पौधा होता है उसकी पहाड़ी, जहाँ पहाड़ी में उगता है, तो इसके देखो हर चीज़ का समस्या का समाधान होता है। तो नेटल नाम का पौधे के बिल्कुल आसपास क्या होता है कि डॉक नामक एक पेड़ मिलता है, डॉक नामक पेड़, वो उसके नीचे रहता है नेटल नाम के पौधे के। तो वहाँ से पत्तियाँ तोड़ के उसको मसल के और पत्तियों को रगड़ लो। तो नेटल नाम के पौधे के नीचे ही क्या है, डॉक की पत्तियाँ मिलती हैं, उनको रगड़ लो, जिससे क्या है कि ये नेटल ने जो डंक मारा है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में दैनिक जीवन में पीएच का महत्व हमने बता दिया कि पौधे एवं पशुओं में पीएच के प्रति संवेदनशील था। यहाँ पे शरीर का परास इतना होता है। वर्षा जल पीएच मान 5.6 से कम हो गया, अम्लीय वर्षा होगी, बहके जाएगा तो पेड़ों को और जंतुओं को सबको नुकसान करेगा। बगीचे के मिट्टी में पीएच का मान, यदि बगीचे के पीएच का मान कम है तो आप लोग वहाँ पे दूसरी लेयर जमाओ, फिर जाकर उसके अंदर आप लोग क्या करो, पेड़ लगाओ। पाचन तंत्र यदि ज़्यादा अम्ल बन गया, पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में होता ही है, यदि वो भी ज़्यादा बन गया तो उसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात मेल्का ऑफ मैग्नीशिया, जिसे एंटासिड बोलते हैं, उसका उपयोग करो। एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारक होता है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके पेट को क्या कर देंगे, उदासीन, जिससे जलन दर्द खत्म हो जाएगी, खट्टी डगारें खत्म हो जाएंगी। अगला आता है दंत क्षय। मानव का दांत जब झड़ने लग जाता है तो उसका कारण एक ही होता है कि उसके मुंह का पीएच मान क्या होता है, 5.6 से कम, 5.5 से क्या हो जाता है, कम। मानव का जो दंत होता है ये होता है इनेमल से बना हुआ, और इनेमल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कैल्शियम फास्फेट का क्या है, क्रिस्टलीय रूप, मतलब ये इस ग्रुप का है, ठीक है। और जब इसका इलाज एक ही है, दंत मंजन करो, जिससे अम्ल और क्षार मिलके क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। पशुओं एवं पौधों में रसायन मैंने बता दिया, मधुमक्खी डंक मारती है तो एसिड छोड़ती है, अम्ल छोड़ती है, तो बेकिंग सोडा लगाओ उस जगह। और नेटल नाम का पौधा है, वो बालों से, अपने पत्तियों में जो उपस्थित बाल है उनसे डंक मारता है, तो डॉग की पत्तियां लगाओ, जिससे हमारे पास क्या होगा कि दर्द या जलन का अनुभव कम हो जाएगा। तो आप एक बार इसको उतार लो शॉर्टकट। फिर क्या है कि जैसे पीडीएफ आएगी तो पीडीएफ देंगे अच्छे से, फिर उसको पढ़ना, क्योंकि अभी तो क्या है कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग केवल और केवल अभी तो इसको उतारो ऐसे ही, और फिर बाद में क्या है कि जैसे पीडीएफ डालते हैं फिर अच्छे से उसको पढ़ लेना। और आई होप कि स्कूल जल्दी खुलेंगे, अब ज़्यादा दूर नहीं है, आप इसको उतारो एक बार।
अब मैं मानता हूँ कि आप सबने इसको उतार लिया होगा, और यदि नहीं उतारा है तो स्क्रीनशॉट कर लो और इसको ढंग से उतारना, ठीक है। और इसको पढ़ना भी, क्योंकि इसमें से ये दोनों के दोनों मोस्ट हैं, पहले ही बता देता हूँ, दोनों मोस्ट हैं, पूछ लेते हैं टॉपिक वाइज। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे पढ़ाऊँ, और अच्छे से अच्छे पढ़ाने के बाद मैं आपको क्या है समझाऊँ। आप भी घर पे मेहनत करो, और जैसे जैसे वीडियोज आ रही हैं उनको लिख लिख के भी याद करो, बुक को भी खोल के देखो, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम है। आप घर पे करते क्या हो, स्कूल आने का कोई प्रोसीजर नहीं है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को अग्रेसिव बनाओ, पढ़ो, और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो मैंने आपको नंबर दे रखे हैं, नंबर पे प्लीज़ आप मेरे को मैसेज करो। नंबर मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ये मेरे नंबर हैं, और ये नाम मेरा सर्च कर लो, यूट्यूब पे मैं मिल जाऊँगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इस पे मैं आपको वीडियो डालूँगा, सॉरी इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट कीज डालूँगा यहाँ पे इंद्र जोनवाल के नाम से। और ये सब इस पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपसे आगे खोल दूँगा, कमेंट कीजिए, वहाँ पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी अच्छी वीडियो आएंगी तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, वहाँ पे हम पढ़ेंगे लवण परिवार। अम्ल पढ़ लिया, क्षार पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लवण परिवार। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, और उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास में बेकिंग सोडे का सूत्र क्या है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे रहिए। थैंक यू।